हमने निकाहनामा सीरीज में मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात की, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की, कुछ मिसकंसेप्शंस को क्लियर किया। पर आज के एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कुछ मैरिड कपल से करवाएंगे और उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। हमारी शादी को ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गए हैं और 2021 में हुई थी हमारी शादी इन मार्च। हमारा निकाह 20th अगस्त को हुआ था और हमारी रुखसती हुई थी 18th Feb आई थिंक। और सो वी बिन मैरिड हाउ मेनी मंथ्स नाउ, लाइक हमें 1 साल नहीं हुआ अभी। मेरा नाम नाजिश है और हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं। हमारा निकाह नादरा में नायरा के अबू ने रजिस्टर कराया था। निकाह मौलवी साहब ने पढ़ाया था, मुझे उनका नाम नहीं पता। निकाह जो है वो मौलवी साहब ने ही पढ़ा था और उन्होंने ही रजिस्टर किया था, जो मतलब नाजिश की तरफ से जो है वो बुलाए गए थे रजिस्ट्रार। मैंने पढ़ा था, मैंने गूगल किया था और उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ी थी मैंने काफ़ी देर लगा के वो एक सफ़ा पढ़ा है तो काफ़ी खालिस उर्दू लिखी हुई थी। बिल्कुल, हमने एक्चुअली इंग्लिश की ट्रांसलेशन साथ साथ पढ़ी थी जस्ट टू मेक श्योर कि हमें समझ आ रही है, बट नहीं, हमने अपना निकाहनामा पढ़ा। वी वर वेरी इन्वॉल्व्ड इन इट। The point to raise before we move along is that the English translation of the nikahnaama has no legal value. जब निकाहनामा लिखा जा रहा था तो मुझे किसी ने पढ़ने के लिए भी नहीं दिया कि इसको पढ़ लिया जाए साइन से पहले, तो मैंने नहीं पढ़ा था उसको, ऐसे ही साइन कर दिया था। लिखने के बाद उन्होंने मुझे निकाहनामा दिखाया था और मैंने कहा था जी बिल्कुल, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। जो भी तमाम तर शराइत थी हक़्क़ुल महर के साथ, और उसमें ये भी था कि दूसरी शादी करेगा तो ये होगा और वो होगा, तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ज़रूर लिखी गई थी। लेकिन उसमें एक शिक खाली थी, तो मैंने मौलवी साहब से पूछा कि ये आपने खाली क्यों रखी है, तो वो उन्होंने मुझे बाद में कहा कि इसे मैं बाद में फ़िल कर लूँगा। तो शिक थी कि क्या जो दुल्हा है वो दुल्हन को तलाक का हक़ तफवीज़ करता है। तो मैंने वहीं पे मौलवी साहब से कहा था कि आप इसको भी हाँ में लिख दीजिए, मैं बिल्कुल ये हक़ जो है तफवीज़ करता हूँ। जब मैंने निकाहनामा पढ़ा था तो उसमें ज़िक्र था मुअज्जल और गैर मुअज्जल का। तो मुअज्जल को मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि कुछ अमाउंट होती है जो डिसाइड की जाती है, जो आपको उसी टाइम पे मिल जाती है आप शादी के बाद, और कुछ अमाउंट होती है जो अगर इन द केस ऑफ डाइवोर्स वो आपको मिलती है। एक और चीज़ जो मुझे पता चली थी वो राइट ऑफ डाइवोर्स का था, और ये मुझे एक्चुअली निकाहनामा पढ़ने से पहले ही पता था, क्योंकि मैं किसी को जानती हूँ जिनकी इसी तरह से डाइवोर्स हो गई थी, पर उन्होंने निकाहनामा नहीं पढ़ा था और उसमें राइट ऑफ डाइवोर्स का उनको नहीं पता था, और इसकी वजह से उन्होंने बाद में बहुत सफ़र किया। उनको खुला के लिए अप्लाई करना पड़ा था थ्रू द कोर्ट, और वो काफ़ी लंबा प्रोसेस था। अगर आपसे कोई भी कहता है ना कि निकाहनामा सिर्फ उनसे ही मिलेगा एंड आपको स्पेशल प्रिंट करवाना पड़ेगा स्पेशल साइज पेपर पे, उर्दू बाज़ार जाएं, 20-30 रुपए का आपको आराम से एक कॉपी मिलेगी। जितनी मर्जी निकाहनामे आपने उठाने उठाए, मतलब आपने एक और आप फ़ोटो कॉपी भी करा सकते हो उनकी। फ़ोटो कॉपी वो थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि साइज बहुत उसका बड़ा है, डायमेंशंस बहुत अजीब होते हैं निकाहनामा बहुत बड़ा है, के, बहुत लेकिन बड़ा होता है वो। मुझे काफ़ी शर्मिंदगी हुई थी पूरे 3 दिन भागता रहा था कि कहीं से मुझे अच्छा सा प्रिंट मिल जाए इसका, एंड देन आई फाइंड आउट कि उर्दू बाज़ार में पूरे के पूरे 400-500 कॉपियाँ पड़ी होती हैं, फ्री पड़ी है, कोई भी जाके उठा ले। मेरे लिए ये निकाहनामा का जो प्रोसेस था या निकाहनामे के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई थी वो भी नई नहीं थी, इसलिए क्योंकि मैं अपने निकाह से पहले मेरे दोनों सिस्टर्स का निकाह हो चुका था, और उनके निकाह में भी मैंने अपनी बहनों के उस शिक में ये जो शिक थी कि क्या दुल्हा अपनी दुल्हन को तलाक का हक़ तफवीज़ करता है, तो उनका भी मैंने हाँ ही लिखवाया था, और मैंने साथ खड़े होकर लिखवाया था ताकि इस तरह की कोई बात खाली ना रह जाए। हाँ, ये भी एक के हक़ महर
एक तरह से राइट तो है ही औरत का, बट उससे फ़ायदा ये भी है कि अगर सपोज़ कोई मर्द एक अचानक डाइवोर्स दे देता है और औरत कमाती नहीं है, या कोई भी ऐसा कोई भी सिचुएशन हो सकती है, उसमें एक तरह से उसकी हेल्प हो सकती है। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि जो भी मर्द होगा वो सोचेगा, पहले सोचेगा डाइवोर्स देने से पहले कि ये एक अमाउंट है जो उसने अब पे करनी होगी, तो सर्कमस्टांसेस होंगे उसके। तो आई थिंक अच्छी बात है, एक अमाउंट डिसाइडेड होती है इसके लिए। और डिपेंड भी करता है लाइक फ्रॉम वुमन टू वुमन। जो नहीं कमा रही उसके लिए स्पेशली बहुत ज़रूरी है कि एक सेफ्टी नेट हो, जिसकी वजह से लाइक उसको उसका कोई बैकअप हो कि इन केस ऑफ डाइवोर्स जो है वो फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट कर सके फॉर सम टाइम, जब तक कि वो खुद ही से स्टेबल ना हो जाए फाइनेंशियली। ऑब्वियसली हक महर इज़ रियली इंपॉर्टेंट, और आई थिंक क्या हक महर की अमाउंट होनी चाहिए, उस पर भी लड़का लड़की के दरमियान एक फ्रैंक डिस्कशन होनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे जब आप शादी कर रहे हो तो आपके फाइनेंसेस भी मर्ज कर रहे हैं, तो अगर आप कंफर्टेबल ही नहीं हो फाइनेंसेस के बारे में बात करने के लिए, तो आगे जाके आप बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाएंगे। तो आई थिंक हक महर के बारे में बात करना इज़ अ नाइस फर्स्ट स्टेप एंड अ नाइस प्रैक्टिस अबाउट कि आप ओपनली अपने फाइनेंसेस के बारे में बात करो। जिस टाइम मेरा निकाह हुआ तो उस टाइम जैसे मैंने बताया कि निकाह रजिस्ट्रार ने मुझे पढ़ने को नहीं दिया था, जस्ट मेरे पास आए थे मेरे चचा वगैरह और साइन करवा लिया था। तो मेरे ख्याल से उस टाइम तो ये हुआ, लेकिन अब ऐसा होना चाहिए कि निकाह नामे पे भी कोई ऐसी एक होना चाहिए कि जिस पे लिखा हो कि क्या दुल्हन ने सब कुछ पढ़ने के बाद साइन किया, तो उसको ये हक होना चाहिए, या उस पर एक लिखा जाना चाहिए कि हाँ उसने पढ़ लिया है तो उसके बाद साइन किया है। तो ये पढ़ने का उसमें लिखा जाना चाहिए। अगर आपकी शादी हो रही है और निकाहनामा, आई थिंक सबसे पहले तो पढ़ना चाहिए उसको प्रॉपरली, उसमें इन्वॉल्व होना। आई थिंक जिनकी शादी हो रही है उनको इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर यही होता है कि पेरेंट्स उस चीज़ को देख रहे होते हैं उसको, और वो एक पेपर निकाहनामा वाले दिन आपके सामने आ जाता है, वो मौलवी प्रिपेयर करता है या आपके पेरेंट्स प्रिपेयर करते हैं। आई थिंक खुद उस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए, उसमें क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, मेंशन क्या हुआ है, सारी चीज़ें। आई थिंक हक महर तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, इवन जो आपकी उस पर गवाह कौन है, वो सारी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। आई नो कि शादी का टाइम बहुत एक्साइटिंग होता है और आप बहुत फुली इन्वॉल्व होते हैं कपड़ों में एंड तैयारियों में, बट आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो लीगल पेपर है जिस पे आपने साइन करना है, जो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला रहा है एक और बंदे के साथ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको डीपली गो थ्रू करें और एक एक चीज़ जो है आप खुद ही से उसको ऑल्टर कर सकें, क्योंकि ये आपका राइट है। ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, आप awkward conversation से प्लीज़ शाय अवे ना हो, बिकॉज आपने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ awkward conversations to have. आई थिंक हेल्दी बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ हाउ यू गोना डील विद ईच अदर्स फैमिलीज़. There needs to be a lot of respect and love and understanding, obviously. And for women, I would highly say that please make sure you have the right to divorce. इसके अंदर कोई भी controversial चीज़ नहीं है. It is a right जो आपको ऑफर किया गया है. स्टेपिंग अप, बीइंग एन एडल्ट इज़ एक्चुअली स्टैंडिंग योर ग्राउंड कि नहीं भाई मैं अभी हो गया हूँ एडल्ट, मैं खुद अपने डिसीजन ले सकता हूँ, मैंने मान लिया, आपने अपनी ज़िंदगी जी ली, ठीक है, आप अपने लिहाज से चलें, मैंने अपनी बीवी के साथ अपने हस्बैंड के साथ आगे से ऐसे चलना तो मैं ये करूँगा, क्योंकि आप दोनों की शादी है, आप दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आप दोनों ने एक दूसरे की देखभाल करनी और किसी ने नहीं करनी आपकी। क्या आमतौर पर हमारे यहाँ पे रिवाज है कि जब शादी हो रही होती है तो आपस में फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे को जाके पहले देखते भी हैं, मिलते भी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है उनको ये मौका पहले देना चाहिए कि वो एक दूसरे को समझ लें, एक दूसरे के मिजाज को पढ़ लें, एक दूसरे को समझ लें, एक दूसरे को देख लें, और अगर उनको लगता है कि उनकी कोई कंपैटिबिलिटी है आपस में ज़िंदगी गुजारने के लिए, तो तब उस फैसले को आगे बढ़ाना चाहिए। इनसे मिलकर ये बात तो क्लियर होती है कि निकाह से पहले लड़का और लड़की का निकाहनामा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल होने से पहले फुल्ली इन्फॉर्म्ड हो। अगर आप हमारे साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, then don't forget to comment under this video.
Also, subscribe if you haven't already and share this video with your friends and your family.